बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसएससी के सेकंड एनुअल के एग्ज़ाम्स के सिलसिले में आज फ़िज़िक्स का 9th क्लास का पेपर था और इससे पहले मैंने फ़िज़िक्स का जो एमसीक्यू का एक पेपर का वर्जन था उसका सलूशन मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया। तो ये सब्जेक्टिव जो पेपर है आपका, ये उसका सलूशन इंशाल्लाह यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे। तो बहुत आसान सा पेपर है, तो सारे क्वेश्चन ही नहीं, जो कैलकुलेशन वाले इंपॉर्टेंट होंगे वो बाकी क्वेश्चन के साथ साथ बताता जाऊँगा। पहला है जी, what is meant by force and its SI unit? The force is any agency that can move a body at rest or stop a body that is moving, change the direction. ऐसा यूनिट ज़रा इसका न्यूटन होता है। जस्टिफाइड दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने ये बताना था कि दो पॉइंट्स हैं, लेट से ए और बी, इनके दरमियान जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है, तो डायग्राम बना के आप ये बता सकते थे कि ए से बी तक डायरेक्टेड जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट है, और अगर कोई और पाथ होगा तो ये डिस्टेंस है। तो आप ऐसे मार्क करके बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस है और ये जो ए से बी तक डायरेक्टेड लाइन ये गई हुई है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो ज़रूरी होती है। स्टेट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत आसान फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट आपने लिखनी थी कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कंपेयर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होती, और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लाजमी चाहिए होती है। उसके बाद स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं उसकी एग्जांपल आप दे सकते थे, और वेक्टर क्वांटिटी की भी साथ ही आप एक एग्जांपल दे सकते थे। और स्केलर क्वांटिटी में नॉर्मल जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है वो हो सकती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ में ऐसे नहीं होता, वेक्टर को ड्रॉ करके आप मैथमेटिकली उसका रिजल्टेंट जो है फाइंड आउट करते हैं या रेजोल्यूशन करते हैं उसकी। तो ये 3 पॉइंट्स हो जाते हैं। राइट 3 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड्स में ऑयल ग्रीसिंग हो सकती है, स्ट्रीम लाइनिंग कर सकते हैं, बॉल बेरिंग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, व्हील यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन। हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। तो 25 माइक्रोमीटर्स को आपने किलोमीटर्स में चेंज करना था। तो या तो आप माइक्रो को पहले मीटर में चेंज करें और फिर मीटर को किलोमीटर में चेंज करें। तो लंबा प्रोसेस है, लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर था। तो माइक्रो जो होता है 10⁻⁻6 होता है, तो ये -6 मीटर में चेंज हो गया। मीटर को आपने किलोमीटर में चेंज करना है, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000 करते हैं। तो ये जो डिवाइड बाय 1000 है ये भी ऊपर आ जाएगा, तो ये 25 × 10⁻⁹ किलोमीटर्स हो जाएगा। अच्छा जी या आप यूँ भी कर सकते हैं कि माइक्रो और किलो दोनों के प्रीफिक्सेस देख लें। माइक्रो का प्रीफिक्स 10⁻⁻6 होता है और किलो का 10⁻³ होता है। तो -6 से +3 पे जाने के लिए आपको -9 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैनोमीटर एंड बैरोमीटर। ये बुक में आपकी बड़ी आसानी से लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैनोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर क्या करता है। एक जो है वो एयर प्रेशर को कहीं पे भी अगर एयर प्रेशर अपने एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं बैरोमीटर। और कंस्ट्रक्शन बता सकते हैं, और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के अलावा बता सकते हैं। हाँ, मैनोमीटर किस लिए यूज़ होता है, एक पॉइंट उसका दायरा हो जाएगा। मैनोमीटर जो है वो फ्लूइड प्रेशर जो है वो लो रेंजेस में फ्लूइड प्रेशर जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए होता है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए जो है वो यूज़ होता है बैरोमीटर। फिर कंस्ट्रक्शन बता सकते हैं, और फिर उसके बाद ये बता सकते हैं कि इसमें सिंगल ट्यूब होती है बैरोमीटर के अंदर, और मैनोमीटर में सिंगल ट्यूब नहीं होती, 2 ट्यूब्स होती हैं। उन ट्यूब्स के अंदर जो लिक्विड के प्रेशर का डिफरेंस है उससे आप फाइंड आउट करते हैं लिक्विड प्रेशर। अच्छा जी, व्हाट इज़ मेंट बाय डेंसिटी, राइट द फार्मूला इन यूनिट्स। बहुत ही आसान, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो ये रेशो है मास और वॉल्यूम का, और यूनिट इसका होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट, कंपेयर परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिज्म जो है वो जल्दी आसानी से ख़त्म नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो उस वजह से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी कंडक्टर में से, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मटीरियल्स मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उनकी मैग्नेटिज्म टेम्पररी होती है। परमानेंट की ज़ाहिर वो परमानेंट होती है। मटेरियल कौन सा यूज़ होता है ये साथ बता सकते हैं, यूज़ एक आध बता सकते हैं दोनों में कि यूज़ कहाँ कहाँ होता है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग। ये भी पूरा मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग का लिखा हुआ है कि रील के ऊपर मैग्नेटिक एक फील्ड्स की सूरत में डाटा जो है वो स्टोर कैसे किया जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पार्टिकल मोशन। हाँ जी,
टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, उनकी वाइब्रेशनल जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो वो तेज़ी से मूव करने लग जाएंगे। पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करेंगे तो आपस में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोलाइड भी करेंगे, तो कोलिजन्स भी उनके इंक्रीज़ हो जाएंगे, प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक कार ब्रेक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक कार ब्रेक सिस्टम में एक मास्टर सिलेंडर होता है, वहाँ पे एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर आके एक्सर्ट हो जाता है पाइप्स के थ्रू इक्वली, और वो प्रेशर जब लगता है ब्रेक पैड्स के ऊपर, ब्रेक पैड ब्रेक शू के ऊपर, ब्रेक शू जो है वो फ्रिक्शन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता रोक देते हैं टायर को। पूरा ब्रेकिंग सिस्टम वाला लिख सकते हैं 3 मार्क्स के लिए। शो दैट प्रीफिक्स माइक्रो इज़ 1000 टाइम्स स्मॉलर देन प्रीफिक्स मिली। तो मिली की जो वैल्यू है वो है 10⁻³ और माइक्रो की जो वैल्यू है वो है 10⁻⁶। तो 10⁻�6 से कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ में आप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ के साथ। तो 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10⁻³ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप माइक्रो को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें तो वो तभी मिली के बराबर होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स होती है वो एक लार्ज स्केल के ऊपर, मैक्रो स्केल के ऊपर ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करने के लिए होती है, और माइक्रो लेवल के ऊपर जब आप ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। आखिरी चैप्टर से ये आया। अच्छा जी, उसके बाद है जी डिफरेंशिएट ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 सब फील्ड्स ऑफ फिजिक्स। तो इसमें आप लाइट, ऑप्टिक, साउंड, वेव्स, कोई सी 3 अपनी मर्जी से करनी थी तो बहुत ही आसान है। तो डेराइव फार्मूला फॉर लिक्विड प्रेशर। अच्छा, इसकी डेरिवेशन पूरी करनी है। तो डेरिवेशन में एक लिक्विड का कॉलम है, उस कॉलम का ये नीचे एरिया ए है, उसके बाद इसका वेट जो है वो W है, तो W = mg, और उस mg को आप अगर जो फोर्स है उसको एरिया से डिवाइड करें और फिर उसके बाद मैस की जगह आप लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो नीचे एरिया कैंसिल हो जाएगा तो mgh आ जाएगा। ये भी पूरा बुक में गिवन है आपकी। तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसकी कोई ख़ास टेक्निकल क्वेश्चन, कोई साइंटिफिक क्वेश्चन इसमें से कोई आया हो अभी तक। अच्छा जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक प्रोड्यूस एनी 3 पॉइंट्स। ये भी बुक में से ये बहुत नैनो मैग्नेटिक, नहीं सॉरी नैनो नहीं, नॉन है। ओके, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, तो यूजेस बता सकते हैं, होते क्या हैं वो बता सकते हैं, एक एक मटेरियल साथ लिख सकते हैं और कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होता है। कैन वी ड्रिंक वाटर विद स्ट्रॉ ऑन मून, जस्टिफाई योर आंसर। तो मून के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम होगा तो आप स्ट्रॉ के ज़रिए जो है वो मुश्किल होगा। तकरीबन ना होने के बराबर एटमॉस्फेयर होती है मून के ऊपर, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है वहाँ पर जाकर स्ट्रॉ की वजह से पीना, क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही ये पी सकते हैं। प्रेशर जो स्ट्रॉ में जब लो होता है तो बाहर के प्रेशर ज़्यादा होता है, उस वजह से लिक्विड जो है वो स्ट्रॉ के अंदर जो है चला जाता है जब हम स्ट्रॉ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है जी ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये कुछ थोड़ा सा करने वाला काम यही था, बाकी तो बहुत ही आसान है। इसमें आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर किसके लिए, फॉर अ बॉडी ऑफ डीसेलरेटिंग। ओके, डीसेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। वेलोसिटी डिक्रीज़ को आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे अगर शो करना हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप है ना वो डिस्टेंस है या अच्छा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ओके, तो वैसे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो स्पीड के बराबर होती है, वेलोसिटी के बराबर तो नहीं होती। ये थोड़ा वर्डिंग में फ़र्क है कि यहाँ डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होना चाहिए था। लेकिन चले, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये कैसा ग्राफ होगा जिसकी स्लोप डिक्रीज़ हो रही होगी। तो ऐसे ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट आपने इधर लेनी है, टाइम आपने इधर लेना है, और ये ग्राफ ऐसे इस तरह जाएगा, डिक्रीजिंग स्लोप वाला ग्राफ होगा। एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है कि वो हॉरिजॉन्टल है, ऐसे लाइन आप इसी एक्सिस के ऊपर ही लगा दें, डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं हो रहा, ये एट रेस्ट है। उसके बाद मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब है स्ट्रेट लाइन, ऐसे सीधी लाइन यूँ जाएगी, एरो आगे लगाने की जरूरत नहीं, ये सीधी लाइन है। ओके, न्यूमेरिकल 1 आ गया जी। अ सबमरीन वाज मूविंग इन द पैसिफिक ओशन एट अ डेप्थ ऑफ 6 किलोमीटर, हाउ मच प्रेशर इज एक्सर्टेड अपॉन द सबमरीन, डेंसिटी ऑफ द वाटर इज़ 1000। तो प्रेशर होता है जी रो जी एच, अभी ऊपर जो फार्मूला डिराइव किया है वही यहाँ पे पुट करना था। रो यहाँ पे 1000 आ गया, ग्रेविटी यहाँ पे 10 या 9.8 आ गई, हाइट जो गिवन है वो यहाँ पर है 6 किलोमीटर्स, तो इसको मीटर पे चेंज कर दें, सबको मल्टीप्लाई करें, प्रेशर पास्कल में प्रेशर आ जाएगा। व्हाट इज़ मेंट बाय थ्योरी, हाउ इज़ थ्योरी डेवलप्ड। तो थ्योरी जो है
डेवलप कब होती है? जब साइंटिस्ट किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, इन्फर करते हैं, फिर उसके बारे में हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, उसके रिजल्ट से फिर वो फॉर्मुलेट करते हैं अपनी थ्योरी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग प्रीफिक्सेस 2.9 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ माइनस क्या है, कोई 19 मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर कि ये क्या है। 10 पावर माइनस 10 सॉरी 29.3 टाइम्स 10 पावर माइनस 10 ओके 29.3 है। तो यही एक सॉल्व करने वाला नज़र आया। 29.3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 10 और इसके साथ यूनिट लिखा हुआ है मीटर। तो इसको आपने सूटेबल प्रीफिक्स देना है। तो ये 29.3 डेसिमल इधर से इधर ले आए, ये हो जाएगा 2.93। तो 10 की पावर जो है वो 2.93 करने की वजह से अगर 2.93 करूँ तो फिर नहीं होगा, इसको 293 करना पड़ेगा। यहाँ से इसको इधर ले जाऊँ, 10 पावर एक और प्लस की ले आऊँ, तो 293 इंटू 10 एस पावर 1 इंटू 10 एस पावर माइनस 10। अब ये सॉल्व हो जाएंगे तो ये 293 इंटू 10 एस पावर माइनस 9 होगा, जो कि नैनो होता है, तो 293 नैनोमीटर, ये इसका आंसर है। और उससे अगला है 0.00034 इंटू 10 एस पावर माइनस 2। ओके, ये भी कर लेते हैं सॉल्व करने वाले। आई थिंक ये एक दो ही थे। 0.00034 टाइम्स 10 पावर माइनस 2, 34 टाइम्स 10 पावर माइनस 2 सेकेंड्स। तो डेसिमल को मैं यहाँ से उठा के अगर इधर लेके आऊँ तो ये बन जाता है 3.4 और 1 2 3 4 और 2 6 हो जाएंगे। 3.4 हो जाएगा 10 पावर माइनस 4 और 10 पावर माइनस 2 -4 -2 मिलके -6 और -6 जो होता है वो माइक्रो होता है। तो ये 3.4 माइक्रो सेकेंड्स। तो ये सेक्शन बी और बहुत आसान, जिन्होंने अप्लाई करके सेकंड एनुअल का पेपर दिया बहुत खुश होंगे वो। व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑर्बिटल मोशन? ऑर्बिटल मोशन एक ऑब्जेक्ट का मोशन अराउंड एनी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटल मोशन हो जाएगा। एक्सप्रेशन फॉर एवरेज ऑर्बिटल स्पीड एंड सैटेलाइट बुक में ही था, बहुत आसान। व्हाट इज़ मीन्ड बाय काइनेटिक एनर्जी ड्राइव एन एक्सप्रेशन के इक्वल्स टू हाफ mv² की पूरी एक्सप्रेशन आपने डिराइव करनी थी। इसमें भी आई डोंट थिंक कोई ऐसा प्रॉब्लम है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल, दोनों इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट्स आ गए। A block of mass 3 kg is left from the top of a building. How much time will the block take to reach the ground if it strikes the ground with the speed of 80 meter per second? Ignore resistance, calculate the height on which the block is dropped. Okay, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ऐसे फॉल करता है वो गिवन होती है, ठीक है। तो अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी जो ऊपर से किसी चीज़ को फॉल करवाया है उसकी 0 है और फाइनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की 80 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन उसकी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, विच इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। टाइम को इधर ले जाएं तो टाइम हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल ओवर एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 9.8 या 80 डिवाइडेड बाय 10 ले लें, तो ये 8 सेकेंड्स में ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो टाइम आपने ऐसे फाइंड आउट करना था, what time, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम विच द ब्लॉक वॉज ड्रॉप्ड। तो हाइट के लिए हम यूज़ करेंगे हाइट h, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे h इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT²। तो VI 0 हो गया तो h इक्वल्स टू 1/2 AT² या GT² हो जाएगा। तो हाइट के लिए आपने क्या करना है, 1/2 0.5 से मल्टीप्लाई करना है g को, विच इज़ 10, और टाइम जो यहाँ पर आया यानी 8 उसका स्क्वायर यानी 64। तो ये सारा अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाता है 32 इंटू 10 320 मीटर्स से आपने उसको ड्रॉप किया है। तो न्यूमेरिकल करने वाला यही था और इसका जो दूसरा पार्ट है वो वाला भी था, चलें उसको भी साथ कर लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेइंग 2500 kg by the hydraulic jack whose small piston has an area of, अच्छा ये वो है जी, F2 ओवर F1 इज इक्वल टू कैपिटल A ओवर स्मॉल a, ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम में है। तो F2 हमने फाइंड आउट करना है, F2 इक्वल्स टू एरिया ऑफ द बिगर पिस्टन। तो एरिया स्मॉलर पिस्टन का है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नीचे 6 आ जाएगा, और बिगर पिस्टन का है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, आई थिंक हाँ 90 है, और मल्टीप्लाइड बाय F1
वो जो लिफ्ट कर रहे हैं गाड़ी उसका वेट होगा। तो 2500 kg है, उसको हमने 9.8 या 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो 25,000 न्यूटन हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका F2 ओवर F1। नहीं, ये तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। आई थिंक F1 ओवर F2 होगा। अच्छा नहीं, सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। एक सेकंड में बताता हूँ क्या गलती क्या कर दी मैंने। यहाँ जो गिवन है ना, वो आपको F2 गिवन है, यानी गाड़ी का वेट, ये F2 गिवन है और आपने F1 को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे करके लिखूँगा, F1 ओवर F2 इक्वल्स टू स्मॉल a ओवर कैपिटल A। अब सॉल्व करता हूँ इसको, तो F1 मैंने फाइंड आउट करना है जो फोर्स लगानी है। तो A स्मॉल वाला ऊपर रखेंगे, 6 ऊपर रखेंगे, 90 नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई F2 वेट ऑफ द कार। तो कार का मैस गिवन है 2500, 10 से मल्टीप्लाई किया 25,000 हो गया, 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, 6 इंटू 2500 करूँगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2500 और फिर उसको डिवाइड करूँगा 9 से, तो 1666 न्यूटन आ जाएगा। फोर्स रिक्वायर्ड 0.6 न्यूटन, इतनी फोर्स लगेगी उसको उठाने के लिए। तो ज़ाहिर है जो फोर्स उठाने के लिए चाहिए वो कम होनी चाहिए, और कार की वेट से कम फोर्स लगेंगे तभी तो फ़ायदा है इस मशीन का, वरना फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 5 है, व्हाट विच इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू स्टॉप इन 5 सेकेंड्स एंड वाई। अच्छा जी, 5 सेकंड में किसको रोकना मुश्किल है। 2500 kg कार मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो उसका मोमेंटम देखेंगे जी। मोमेंटम है 2500 मैस हो गया, तो मोमेंटम होता है मैस इंटू वेलोसिटी, तो मैस इंटू वेलोसिटी हो गया 10, तो ये हो जाएगा 25,000 न्यूटन सेकंड। ये चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा डेल्टा पी। तो आपको याद होगा मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था कि इसका ज़रूर क्वेश्चन आएगा, डेल्टा पी ओवर टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। तो इसको रोकने के लिए फ़ोर्स कितनी चाहिए, 25,000 को आपने डिवाइड करना है टाइम से। तो 5 सेकंड में रोकना है तो 5 से डिवाइड कर दें, तो आपको फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है, 5000 न्यूटन रिक्वायर्ड है इसको रोकने के लिए। जबकि दूसरा है एक 5000 kg वैन मूविंग एट 4 मीटर पर सेकंड, तो 5000 kg को मल्टीप्लाई करें अगेन, 5000 को 5000 इंटू 4, ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। और फोर्स के लिए आपने क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड करना है अगेन किसके साथ, टाइम के साथ। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 4 यानी 4000 न्यूटन। तो इसके लिए फोर्स चाहिए, दूसरे केस के लिए 4000 न्यूटन, पहले केस के लिए चाहिए 5000 न्यूटन। तो आप कहेंगे जहाँ फोर्स ज़्यादा चाहिए उसको रोकना जो है वो मुश्किल है, जहाँ फोर्स कम चाहिए उसको रोकना जो है वो आसान है। तो इसलिए दूसरी वाली कार को रोकना आसान है। कैलकुलेशन करके उसके बाद बताएंगे कि कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स दी फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, फार्मूला एफ सी इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर आर। हाउ इज़ द फोर्स प्रोवाइडेड इन केस ऑफ मून। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है मून और अर्थ के दरमियान, तो ये अर्थ है अगर और ये मून है, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी अर्थ इसको अपनी तरफ फोर्स लगाती है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा करती है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, थर्मोकपल थर्मोमीटर, वर्किंग ऑफ लिक्विड इन ग्लास एंड थर्मोकपल दोनों करने हैं। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग दोनों की, तो आई थिंक 2.5 में तो नहीं हो सकता, वैसे नंबर कम है इसके और लिखने का इसमें ज़्यादा तरह काम था। तो बहरहाल ये भी थ्योरेटिकली है। व्हाट इज मेंट बाय इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, ब्रीफली स्टेट एनी टू वेज टू की मेक एन इंड्यूस्ड मैग्नेट। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म जो उसकी अपनी नहीं होती, टेम्परेरी होती है, किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से होती है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है उनकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होती है। तो इसमें वो पहले इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या होता है और फिर आपने मेथड बताना था इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का, ये भी बुक में मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में लिखा हुआ है। तो काफ़ी सारा कुछ मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर से दिया है, 3-4 सवाल दिए हैं। बाकी ओवरऑल पेपर बहुत आसान था। तो अगर आपके नंबर कम आए थे फर्स्ट एनुअल में, तो होपफुली इंशाल्लाह मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे इसमें। और अगर अल्लाह ना करे कोई सप्ली वाले स्टूडेंट्स हैं तो इंशाल्लाह इस पेपर में तो आप ज़रूर पास हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस पेपर, और अगले पेपर्स के लिए भी आप लोगों को बहुत बेस्ट ऑफ लक। और इंशाल्लाह चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। 10th क्लास के लिए भी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ की अब इंशाल्लाह आगे रेगुलर मैं वीडियोस जो है वो अपलोड करूँगा, तो साथ साथ वो वीडियोज़ भी देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह।